सरकार जब कोर्ट में हो तो कोरोना से जंग में जनता की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा हम और आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। पर मेरी इस बात से आप ये भी अनुमान लगा रहे होंगे कि मेरा इशारा राजस्थान में चल रही राजनीतिक ड्रामा की ओर है। पर मैं बात सिर्फ राजस्थान की नहीं कर रहा, मुद्दा पूरे देश का है और जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का भी, जिसकी ऐसी तैसी पिछले कुछ महीनों में भारत के कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है। और मैं चर्चा इस बात की ही कर रहा हूं कि अगर चुनाव के बस चंद महीनों के बाद सरकारें सत्ता बचाने और पाने में ही लग जाए तो विकास के स्वास्थ्य पर असर तो पड़ेगा ही ना। और ऐसे में क्या जनता छली नहीं जाएगी? क्योंकि जनता जनादेश देती है उनके कल्याण और हक की लड़ाई लड़ने के लिए, पर सरकारें अपने ही कल्याण और अपनी सरकार बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ने लगती हैं। तो फिर जनादेश का क्या मतलब है? क्या मतलब है लोकतंत्र का और डेवलपमेंट की दशा और दिशा का? नमस्कार, आप देख रहे हैं रोमिंग रिपोर्टर। क्या जनादेश की हो रही है ऐसी तैसी और क्या जनता छली नहीं जा रही है? इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस चर्चा में अपने विचारों के साथ मेरे साथ होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार वर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत ठाकुर। कार्यक्रम के पहले भाग में हमने बातें की थी डेमोक्रेसी और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी भारत के संदर्भ में, जनादेश की, डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन प्रोसेस की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डेवलपमेंट पर असर की, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी या इलेक्ट्रोक्रेसी की। चर्चा के दूसरे भाग में हम उन सॉल्यूशंस और उपायों को तलाशने की कोशिश करेंगे जिससे जनता छली न जाए। पर बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले पार्ट 1 की क्विक रिकैप देख लेते हैं। कि जनादेश या मैंडेट का आखिर मतलब क्या होता है? जनादेश का मीनिंग बहुत सिंपल है कि जन का आदेश है। तो जनादेश के कई स्वरूप हैं। जनादेश जन कल्याण के लिए होता है और 5 साल के लिए होता है। आज जो भी राजनीतिक घटनाएं देश में हो रही हैं, क्या वो हमारे संविधान निर्माताओं के परिकल्पनाओं और डेमोक्रेसी के क्लासिकल डेफिनेशन से मैच करती हैं? अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। The worst form of the government is the democratic form of the government. ये लोकतंत्र है या नंबर तंत्र? मेरे ख्याल से नंबर तंत्र ही रह गया है। लोकतंत्र के नाम पे नंबर तंत्र। ये इलेक्शन मोड ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है। अब ऐसी स्थिति में जनता का क्या? एक बड़ी बेसिक चीज है कि जैसा चरित्र समाज का होगा वैसा ही चरित्र नेता का होगा। जिसके पास सत्ता रहेगी लोग उधर जाएंगे। जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इसका विपरीत प्रभाव डेवलपमेंट पर पड़ता है। लोगों ने कहा कि भाई 3-3 महीने तक डेवलपमेंट प्रोसेस बंद हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है, और जो भी घटनाएं घट रही हैं वो मिरर है समाज का। जैसी जनता वैसा नेता। मैं तो एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी डॉक्टर सुजीत, मैं आपकी इस बात को जरूर जानना चाहूंगा। आपसे और डॉक्टर विजय वर्मा से और भी बातें करूंगा, लेकिन कार्यक्रम के दूसरे भाग में। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो चलते हैं डॉक्टर विजय और डॉक्टर सुजीत के पास। डॉक्टर विजय और डॉक्टर सुजीत, एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर सुजीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ठीक नहीं, जो आपने कहा है। मैं रूस और चीन का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, ठीक नहीं? अच्छा। देखिए, चीन में 2018 में शी जिनपिंग को लाइफ लॉन्ग के लिए राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दिया गया, ठीक नहीं? और ये कहा गया कि आप जिसको चाहे जब चाहे आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करके पद मुक्त हो सकते हैं, ठीक है? रशिया के संसद ड्यूमा में यही प्रस्ताव आ चुका है, ठीक नहीं, कि जो पुतिन है वो आपको 2036 तक रशिया के राष्ट्रपति रह सकते हैं, यानी कि जब 86 साल के तक वो होंगे तो रह सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में भी ये ट्रेंड चल रहा है। हो सकता है यदि ऐसी कोई चीजें हो जाए तो हिंदुस्तान में जो सोशल मीडिया है या जो एक प्रकार का आप देख रहे हैं कि चीजें हो रही है, जिसमें एक जो अपोजिशन है
वो कहीं दूर दूर तक आपको दिख नहीं रहा है, ठीक नहीं। और लोग ये बात करने लगे कि ठीक है भाई, जब इलेक्शन करने क्या हो सकता है, इन्हीं को घोषित कर दिया जाए लाइफ लॉन्ग के लिए। तो ये दिखाता, मैं इवोल्यूशन प्रोसेस की जो आपने बात किया है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैं ये करना चाहता हूँ कि इसके बाद ही डेमोक्रेसी समाप्त होगी और ओलिगार्किक अभिजन तंत्र जो है उसके आने की ये आहट है। या जो शी पिंग और पुतिन को जो देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को जो देख रहे हैं, या आप उसको मत देखिए, ये एक आहट है ओलिगार्किक सिस्टम के आने का। इसका बीजारोपण हो चुका है और ये जो जितने भी नेता हैं, जो अभी मचाओ नेता बने हुए हैं, बाहुबली मतलब पूरे के नेशनलिस्ट जिंगोइस्ट नेता बने हुए हैं तमाम पूरे वर्ल्ड वाइड में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, शी पिंग हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जितने भी आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि आने वाला टाइम जो है ये इसका बीजारोपण हो चुका है कि ये डेमोक्रेसी जो है अपने अंतिम दौर में चल रहा है और ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ द सिस्टम जो है हो सकता है 20 साल के बाद आए, हो सकता है 50 साल के बाद आए, लेकिन ये इसका लास्ट सेंचुरी चल रहा है। 21st सेंचुरी होगा वो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी का लास्ट होगा। उसके बाद फिर एक नए सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो 1950 में हो, चाहे वो 21वीं शताब्दी की शुरुआत हो। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये वही फॉर्म है जो 20वीं शताब्दी में आया, और ये प्रकृति का नियम है, हर 200 वर्षों के बाद हम एक नया सिस्टम को इवॉल्व करते हैं। तो डॉक्टर सुजीत ने आने वाले वक्त में डेमोक्रेसी किस अवतार में होगी उससे हमें अवगत कराया। डॉक्टर सुजीत, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर आपने ये नहीं कहा होता कि ये प्रकृति का नियम है, तो मैं समझता कि आप आहट से अवगत नहीं करा रहे हैं, बल्कि हमें अलर्ट करा रहे हैं। पर एक बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या जनता भी यही चाहेगी, या जनता को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें भी स्थिति का अनुमान नहीं है? एक आपको शब्द आता है पॉलिटिकल डी-अलाइनमेंट का, ठीक नहीं। आप जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इस देश में, बिहारी वाजपेयी चुनाव में हारे, तो लोगों ने कहा कि मिडिल क्लास जो है बड़ा ही इंडिफरेंट हो चुका था। मिडिल क्लास जो है वोटिंग करने नहीं जाता है, शहर के लोग वोटिंग करने नहीं जाते, ठीक नहीं। जब मोदी जी आए प्रधानमंत्री बन के, तो आपने सोशल मीडिया में जितना IT सेक्टर का आदमी था, जितना भी मिडिल क्लास था, बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक नहीं। अब आप देखिए वो तमाम मिडिल क्लास जो था वो फिर अपने आप को, उसको लग रहा है कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी का तो वही काम है। लोगों ने सोचा कि परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्यों सोचा? क्योंकि 2007 में पहली बार हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो थी $1 ट्रिलियन की हुई, 2014 में $2 ट्रिलियन की हुई। एक पैसा का भाव आया, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, लोगों को लगा कि हम परिवर्तन करेंगे। देखिए कभी भी क्रांति जो है ना गरीबी से नहीं होती, हमेशा चेतना से होती है। लोगों को चेतना आया और गरीब, और उसके कारण क्या हुआ कि एक परिवर्तन का दौर आया और लोगों ने लगा कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। अब फिर पॉलिटिकल डी-अलाइनमेंट हो रहा है। लोग सोच रहा है भाई वही कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में जा रहे हैं, वही बीजेपी के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, तो किसको वोट दूं? कोई नृत्य हो हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि होगा। पॉलिटिकल डी-अलाइनमेंट हो रहा है, लोग इंडिफरेंट हो रहे हैं, लोगों का किसी पार्टी से मोहभंग हो रहा है, पर किधर जाएं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर डॉक्टर विजय? ऐसा है जिंदगी में दो जज्बात ऐसे होते हैं जहां पे अगर उसके चक्कर में आप पड़ जाएं तो बाकी चीजें उस समय के लिए कोई मतलब नहीं रखती, हालांकि उससे आप बाद में बहुत ग्रसित और प्रभावित होते हैं। एक होता है लाइफ में जब आप किसी को प्यार करने लगे तो सब चीज सुनहरा लगता है, इसमें ना पढ़ाई का ध्यान होता है, ना डेवलपमेंट का ध्यान होता है, ना घर का ध्यान होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ा मजा आता है। और एक होता है नफरत का भाव, है ना, जब आप किसी से बहुत नफरत करने लगते हैं, जिसका परिणति हिटलर और मुसोलिनी है और इस तरह की चीजें जब आती है, तो बड़ा सीरियसली ये समझना है कि देखिए नेता और पार्टियां और आइडियोलॉजी यूफोरिया जगाने का काम करती हैं, क्योंकि वो उनके मतलब का चीज है। डॉक्टर विजय, मैं यह भी समझना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी यूफोरिया जगा लेती हैं। पॉलिटिकल पार्टी के इस काबिलियत की कल्पना क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी कि सिर्फ यूफोरिया जगाकर बिना किसी डेवलपमेंट किए हुए शासन किया जा सकता है? डेवलपमेंट अब क्या बिल्कुल गौण है पार्टीज के टू डू लिस्ट से? देखिए एक चीज और समझिए, डेवलपमेंट बिगेट्स डेवलपमेंट, ये चीज आपको बहुत गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा। और डेवलपमेंट से खूबसूरत चीज दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। जहां गरीबी है वहां हिंसा भी बहुत है, तनाव भी बहुत है, और वो रहेगा।
तो जब हिंसा है और तनाव है और उसके बीच आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया जाए कि आपकी सारी कमियों या सारी गरीबी या बेरोजगारी या शिक्षा का कारण एक्स और वाई है, तो बड़ा मजा आता है। इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश है। देखिए, मैं शुरू से मेरा एक ही चीज है कि अगर डेमोक्रेसी में अगर हमारे जितने भी संविधान निर्माता थे वो बड़े विजनरी लोग थे भाई। ये तो दुर्भाग्य है कि अब के जो नेता हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेटिक वैल्यू का उतना ही वैल्यू करते हैं जितना एक इंडिया में एक दामाद जो है अपने ससुर का घर का करता है। उसको मुफ्त में अगर मिल जाए तो उसको बस वो घर दिखता है और मार्केट वैल्यू दिखता है कि इसको कैसे बेच के निकल जाए और ये फायदा है नुकसान है। डॉक्टर विजय, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बातों को थोड़ा और समझना चाहूंगा और यह भी कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के रिश्ते को भी मैं समझना चाहूंगा। तो ये समझना पड़ेगा, अगर आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे, देखिए आप एक चीज और समझिए, जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ ये सब इशू कास्ट वास्ट थोड़ा पेरिफेरी पे जाता है, वहाँ लास्ट में आता है, मैरिज में आता है, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन। तो आज की तारीख में मुझसे आप अगर सुनना चाह रहे हैं तो जिसको 3 शब्द समझ में आता है वो वर्ल्ड में आगे जाएगा, वर्ल्ड को रूल करेगा और अपना एक स्टेटस बना के इज्जत के साथ जिएगा। नंबर 1 मार्केट आपको, और मार्केट का सीधा संबंध फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से है। टेक्नोलॉजी दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, हालांकि दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड है और दोनों का जो परिणति है और डेवलपमेंट है। आपको चारों तरफ से मेहनत करना पड़ेगा और अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि इस पूरे सेगमेंट में कुछ लोग बहुत डेवलप कर जाएंगे और कुछ लोग संघर्ष करते नजर आएंगे और बाकी ना संघर्ष करने के हालात में भी नहीं होंगे। डॉक्टर विजय और डॉक्टर सुजीत, मैं अब आप दोनों से जानना चाहूंगा, स्थिति तो जो है सो है, हम सभी वाकिफ हैं। अब दूसरी तरफ बच गई जनता, तो सवाल यही है कि जनता को क्या करना चाहिए कि वह छली न जाए, उन्हें नुकसान ना हो। क्योंकि डॉक्टर विजय ने बिल्कुल सही कहा कि अगर सही कदम ना उठाए जाए तो हैव और हैव नॉट्स के बीच की गैप बढ़ेगी, क्योंकि एक दिन में 80 करोड़ जनता गरीब नहीं हो सकती। इसलिए जनता के पास क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशंस हैं जनता के पास? देखिए, मैंने 2-3 चीजें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पहला चीज ये है कि मैं आपके अर्लियर डिबेट में भी और जहां जाता हूं एक चीज आपको बताने की बड़ी क्लियरली कोशिश करता हूं कि हमारी समस्या है कि हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सिस्टम है। अगर आप टू चाइल्ड पॉपुलेशन नॉर्म्स स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते हैं, ये बहुत ब्लास्टिंग होने जा रहा है, फ्यूचर और भी खत्म होने जा रहा है। मतलब सिर्फ इंडिया और भारत का डिवीजन मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे कम से कम उसके अंदर 10-10 कैटेगरी दिख रहा है। एक बहुत एफ्लुएंट भारत भी मुझे दिखता है, एक मिडिल क्लास भारत दिखता है, एक बहुत लग्जरियस क्लास दिखता है, एक बहुत डिप्राइव्ड क्लास दिखता है। तो नंबर 1 मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरा, सुजीत ने शुरू में एक बात कही थी और मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है वो वोटिंग का जो पैटर्न है, जीतने का इलेक्शन, वो फर्स्ट पास्ट द पोल है। जिसको सबसे ज्यादा आ जाए, सुजीत ने उदाहरण देके भी कहा कि जिसको 11 वोट आ गए 100 में और बाकी के 8 और 9 आए तो जीत गया। मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म भी की, मैं सिर्फ 1 सेकंड लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को डिग्री देते हैं तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी रखते हैं, डिवीजन का भी क्राइटेरिया रखते हैं कि 40% नहीं आया तो आप फेल हो, 3rd डिवीजन इतना से इतना से। तो आप ये जो ये वाला है वो बड़ा पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग पे जो बेस्ड है, तो उनके लिए भी एक चैलेंज बनाइए ना। ठीक है, उसमें बहुत सारे डिबेट्स और बहुत लार्जर क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। दे शुड नॉट टेक द सिस्टम फॉर ग्रांटेड, ये बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर सुजीत, जनता के पास क्या सॉल्यूशंस हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें किसी भी में जनता क्या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो, हम हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र, ठीक नहीं, जब तक आप इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होंगे, आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, ठीक नहीं, आप एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे, आप समाज को या अपने आप को नहीं चला पाएंगे। उसी प्रकार से आप कहते हैं कि जनता को क्या करना चाहिए।
अरे जनता को एजुकेशन मिलना चाहिए, जनता को सेल्फ इंटरप्रेनर होना चाहिए। अब आप देखिए, जब से 2014 से लेकर 2019 का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं, ठीक नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो 32 लाख थी वो घट के 26 लाख रह गई। तो जहां जनसंख्या आपकी हर 10 साल पर 20 करोड़ बढ़ जा रही है, 30 करोड़ बढ़ जा रही है, नौकरी घट रही है। तो जब सरकार में नौकरी नहीं है तो आप कैसे, आप सेल्फ इंटरप्रेनर बनेंगे? तो सेल्फ इंटरप्रेनरशिप कैसे आएगा? जब आप में इनोवेशन आएगा। इनोवेशन कैसे आएगा? जब आप में एजुकेशन आएगा। एजुकेशन कैसे आएगा? जब आप एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप देखिए कि 1990 से लेकर 2019 तक सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया है? मात्र $102 बिलियन। $19 बिलियन केवल पैसा आया है हायर एजुकेशन पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचेंगे कि दुनिया को हम बदल दें, कैसे बदलेंगे आप दुनिया को? दुनिया को बदलने का जो तकाजा है वो एजुकेशन है, और जब तक एजुकेशन हमारी जनता को नहीं होगी तब तक वो इनोवेटिव होगा नहीं, और इनोवेटिव में प्रभाव कैसे होगा? जहां तक सॉल्यूशंस की बात है, डॉक्टर सुजीत ने कहा कि 3E, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डॉक्टर विजय पॉपुलेशन कंट्रोल, इलेक्टोरल रिफॉर्म, मार्केट टेक्नोलॉजी की बात की। यह सभी चीजें विकास के लिए प्री रिक्विजिट है, लेकिन एक बात और है, इन सभी चीजों के लिए एक पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, एक सोशल सिस्टम भी होना चाहिए और एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम भी होना चाहिए। ये सारी सिस्टम है क्या? एजुकेशन के थ्रू ही होगा, और ये वन डे प्रोसेस नहीं है। लेकिन अब कंट्राडिक्शन ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को ये लगता है कि कोई भी अगर एजुकेटेड लोग होगा तो हम किसी का रेस्पेक्ट कर सकते हैं, हम यसमैन नहीं हो सकते। समस्या यहाँ पे है। तो वो जो पॉलिटिकल विल, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि मैं नेताओं से, हालांकि सब कुछ वहीं से आना है क्योंकि स्ट्रक्चरली वो आगे ऊपर हैं और उनके डिसीजन बड़े मायने रखते हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो पॉलिटिकल मार्केटियर होते हैं, उनका अपना सर्वाइवल इसी में दिखता है कि ये अनाज बनाज छोटा मोटा काम करते रहो और उनको इस क्राइसिस में रखो कि लास्ट में वो 10 किलो अनाज भी दे दो तो जनता को लगे कि इसने मेरे लिए किया है। तो बड़ा लॉन्ग ये और कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट सवाल है, इसके सिंपल आंसर संभव नहीं है। लेकिन एजुकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली 90s के बाद जितनी भी सरकारें आई, कम या अधिक, उन्होंने कम से कम ये जो वेलफेयर वर्ड था उसको तो ये भूल ही गए। अब सीधा है कि इलेक्शन के समय अनाज पहुंचा दो और भूखे मर रहा है तो भूखे नहीं मरना चाहिए, क्योंकि उससे देश की बदनामी होती है। कम तो से कम सर एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर था कि अगर इनको सच में डेवलपमेंट चाहिए तो इस पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आज भी है। और अगर किसी को और कोई गलत फहमी है कि ऐसे होगा वैसे होगा तो सॉरी, मैं पर्सनली इस चीज को बाई नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर सुजीत, एजुकेशन बहुत जरूरी है, इससे बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो फिर सरकारें एजुकेशन पर फोकस क्यों नहीं करती? मैंने आपको शुरू में कहा कि गरीबी से क्रांति नहीं आती। गरीबी से कभी क्रांति नहीं आती, चेतना से क्रांति आती है। चेतना किस में आएगा? जो शिक्षित होगा। जो शिक्षित नहीं होगा तो चेतना आएगी ही नहीं। तो अपने यहाँ कहा गया कि मूर्ख को 2 पैसा दे दो, ज्ञान मत दो, कहा जाता है ना, अपने यहाँ कहावत है। तो ये सरकार क्या कर रही है? समाज को मूर्ख बना के रखना चाह रही है, ठीक नहीं? सारी सरकारें हाँ, अनाज दे दो, माँ बाप बने रहो, लेकिन जिस दिन उसको ज्ञान दे देगी, जिस दिन शिक्षित कर देगी, उसमें चेतना आ जाएगी। चेतना आ जाएगी तो प्रश्न पूछेगा तो फिर आप जो विकास की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, आप सरकार इसी तरह पूछेगा, भैया तुम ठीक है कह रहे हो तो बताओ एम्स के बदले में तुमने कौन सा एम्स बनाया, IIT के बदले में कौन सा IIT बनाया, IIM के बदले में कौन सा IIM बनाया। पूछेगी सरकार कि ठीक है तुम हम ये कह रहे हो कि ये नहीं हुआ तो बताओ क्या डेवलपमेंट हुआ। यदि 1990 से 2020 के बीच में आप देख लीजिए तो बीजेपी 15 साल शासन करती है और कांग्रेस 15 साल शासन करती है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी है इस देश की सबका मिला जुला गठबंधन शासन करता है दोनों के साथ। बताइए कि 30 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ? चीन कहां से कहां पहुंच गया? जो हमने कहा कि $318 पर चीन भी था, हम $318 पर थे और चीन $303 पर था, वो पहुंच गया 10,500 पर और हम 2,100 पर घूम रहे हैं। तो क्यों नहीं हम पहुंचे?
तो डॉक्टर सुजीत, हम समझ सकते हैं कि नेता और सरकारें क्यों नहीं चाहती कि जनता शिक्षित हो। एजुकेशन के हाशिए पर रहने का कारण क्या है? डॉक्टर विजय और डॉक्टर सुजीत, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हमसे बातें की। आगे भी महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर हम आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। एक बार फिर डॉक्टर सुजीत नमस्कार, डॉक्टर विजय आपको भी नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर विजय वर्मा और डॉक्टर सुजीत ठाकुर, बता रहे थे कि जनता को अपने विकास के लिए किन किन बातों पर फोकस करना चाहिए, जनता के पास अपने विकास के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। डॉक्टर सुजीत ने 3E एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस किया। डॉक्टर विजय ने एजुकेशन के साथ साथ डेवलपमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, मार्केट टेक्नोलॉजी, इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी जरूरत पर जोर दिया। ये सारे सिस्टम बनने के लिए पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना जरूरी है और उसकी खासी कमी है। तो फिर ये पॉलिटिकल विल की सप्लाई नेताओं में कैसे हो, उनमें पॉलिटिकल विल कैसे भरी जाए, इसकी चाबी है एजुकेशन। क्योंकि अगर हम शिक्षा पर, एजुकेशन पर जोर देंगे तब हम जागरूक हो पाएंगे, हमें सही गलत, लाभ हानि की पहचान हो पाएगी, हमें अपना हित और सारी जरूरी चीजों को आगे रखने की समझ हो पाएगी। तो फिर हम सवाल कर सकेंगे और डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी चीज है। जब हम सवाल करेंगे तो फिर पॉलिटिकल विल भी आ ही जाएगी। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।